जैसा कि आज के समय में देखा जाए, एक अवैध संबंधों का जो सिलसिला चल रहा है, किसी न किसी के साथ किसी का अवैध संबंध कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। और ये जो अवैध संबंध होते हैं, यह एक इस तरीके का रूप लेते हैं कि कहीं ना कहीं देखा जाए किसी न किसी की हत्या हमें आए दिन न्यूज़पेपरों में देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरीके है का ही कृत्य इस स्टोरी में भी आप लोगों को मैं सुनाने वाला हूँ। ये जो कहानी आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ, इस कहानी में भी एक 50 वर्षीय व्यक्ति के साथ एक 45 वर्षीय महिला का अवैध संबंध होता है। इस अवैध संबंध के चलते वह जो महिला होती है, खुद के ही अपनी बेटी के सुहाग को उजाड़ने में एक मिनट के लिए भी नहीं सोचती है कि इसका अगर मैं सुहाग उजाड़ती हूँ तो मेरी बेटी का आगे का जीवन किस तरीके का व्यतीत होगा, किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करेगी और आगे उसको किस तरीके की समस्याएं उसको झेलनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो महिला थी, 45 वर्षीय महिला थी, उसका जो एक अवैध संबंध चल रहा था 50 वर्षीय व्यक्ति के साथ, उस अवैध संबंध के चलते खुद के ही दामाद की हत्या करने में उसने एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि आगे मेरा क्या हाल होगा और आगे मेरी बेटी का क्या हाल होगा। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त संजय आज आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और रूह कांप जाएगी और कहीं ना कहीं यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक सास, जो 45 वर्षीय सास है, उसने खुद के ही बेटी का सुहाग उजाड़ने में एक मिनट के लिए नहीं सोचा और खुद के अवैध संबंध के चलते खुद के मजे के लिए अपनी बेटी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली। तो यह स्टोरी है मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले की, जहाँ पर एक नगर होता है, छोटा सा गांव होता है, कस्बा होता है, एक उसका नाम होता है शक्ति नगर। और वहाँ पर एक BSNL कॉलोनी होती है। वहाँ पर ये घटना है जहाँ पर एक जो दामाद होता है वो अपनी ससुराल जाता है, अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाता है, जो कि सुबह 4 बजे अपने ससुराल पहुँच जाता है और गेट को खटखटाता है। तो जब गेट खोला जाता है तो उसकी सास जो थी, उसकी सास गेट खोलने के लिए आती है। तो वह जो उसकी सास थी वह अपने प्रेमी के साथ रंगरलियाँ मना रही थी और एक कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में थी। जब दामाद ने इस घटना को गेट खोला और देखा तो दामाद के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि एक मेरी माँ समान जो मेरी सास है वो इस तरीके का कृत्य कैसे कर सकती है। जवान बच्चे हैं, बच्चों की शादी हो चुकी है और इसकी उम्र भी लगभग 45 से 50 वर्ष के बीच में है, या इस तरीके का कृत्य कैसे घटित कर सकती है। तो उसका जो दामाद था पूरी तरीके से सुन्न हो जाता है, सोच में पड़ जाता है और कहीं ना कहीं इस घटना को देखने के बाद वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करता कि इस तरीके का कृत्य, जिसको मैं अपनी माँ समान समझता था, वो इस आपत्तिजनक स्थिति में मेरे सामने आज है। और उसका जो आशिक है वो भी वहाँ उसके साथ है, जो कि आपत्तिजनक स्थिति में देखने को मिला है। तो इतना सब कुछ देखने के बाद उसका दामाद जो उसका दामाद है वह देखने के बाद अपना बैग वहीं पर रख देता है और बगल में ही उसका जो ससुराल था, ससुराल के बगल में ही उनका एक होटल चलता था जहाँ उसका ससुर होटल चला रहा था। वह यह सब देखने के बाद होटल की तरफ जाता है। होटल की तरफ जाने के बाद यह जो उसकी सास थी और उसका प्रेमी था, यह सोच में पड़ जाते हैं कहीं ये होटल की तरफ गया है तो इस ससुर को पूरी घटना की सच्चाई ना बता दे और इससे हम दोनों पकड़े जाएं और कहीं ना कहीं हमारे ऊपर यह लालछन लग जाए कि इन दोनों का अवैध संबंध चल रहा है। इतना यह लोग आपस में अपनी बातें करते हैं। जो उसकी बेटी होती है वो आराम से अपने कमरे में सो रही थी, उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि कौन हमारे घर में आया है और मेरी माँ का संबंध किसके साथ चल रहा है। यह सब कुछ दामाद वहाँ होटल की तरफ जाता है और सोचता हुआ जाता है कि मैं किसी को इस बारे में बताऊं या ना बताऊं। तो कहीं ना कहीं जो उसका दामाद था एक बार यह सोच लेता है कि अगर मैं इसके बारे में ससुर को बताता हूं तो कहीं ना कहीं परिवार बिखर जाएगा और काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना इनके परिवार को करना पड़ जाएगा। तो वह होटल तक पहुंचता नहीं है और सीधे वहां से लौट करके ससुराल के घर में आ जाता है। और जहां पर उसकी पत्नी का कमरा था वहां पर एक छोटा सा बरामदा टाइप का बना हुआ था, वहां पर एक खटिया डली हुई थी। वहां पर वो 4 साढ़े 4 बजे वहां पर लेट जाता है, आराम करने लगता है, क्योंकि 4 बजे उतना सुबह नहीं होता है, दिन नहीं निकलता है, तो वहाँ पर वो आराम से सो जाता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसकी सास को और उसके प्रेमी को लगा कहीं इसने ससुर को तो नहीं बता दिया, कहीं सुबह लेने के देने पड़ जाएं। तो ये दोनों आपस में ही प्लानिंग करने लग जाते हैं कि इसकी हम हत्या कर देते हैं ताकि किसी को सबूत ही ना मिले और कुछ एक्सीडेंट या कुछ अदरवाइज चोटें वगैरह बता करके इसको हम टाल देंगे। तो इतना सब कुछ ये लोग अपने आप में ही कहानियाँ बना रहे थे, अपना प्लानिंग कर रहे थे, अपना सलाह मशवरा दोनों आपस में लेते हैं। और जो वो व्यक्ति ससुराल आया हुआ था वो अपनी खटिया पर सो रहा था और उसकी पत्नी जो थी वो बगल वाले कमरे में ही सो रही थी। तो इन लोगों ने फुल प्लानिंग कर ली कि इसको रास्ते से हटा देते हैं, आगे चल के या कोई बवाल खड़ा ना कर दे। इन लोगों ने जब मारने की उसको कोशिश की
तो जो उसका प्रेमी था, उसकी सास का, उसने पहले तो उसके हाथ बांध दिए, फिर उसके पैर बांध दिए और उसको वहाँ पर ही बैठ गया। जो उसकी सास थी एक धारदार हथियार लाई और उसके गले में उसने 2-3 बार किए, उसके सीने में भी कुछ बार किए। और वहाँ पर जो उसकी पत्नी थी वो देखने लगी है सब कुछ दृश्य देखते हुए उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और कहीं ना कहीं यह सोचने पर मजबूर हो गई कि मेरे पति के साथ इस तरीके का कृत्य खुद मेरी माँ ने, और जो ये व्यक्ति है इसने क्यों किया, इसकी क्या गलती थी इनकी, ये तो मेरे से मिलने के लिए आए थे। इतना सब कुछ देखने के बाद उसने कुछ नहीं कहा, वहाँ से सीधे भागते हुए अपने जो उसके पिताजी होटल चला रहे थे वहाँ पर पहुँचे। होटल चला, जहाँ पर होटल था वहाँ पर पहुँचने के बाद कहीं ना कहीं वो महिला डर गई थी, वो बेटी डर गई थी कि कहीं अगर मैं पापा को अगर हकीकत बताती हूँ तो ये लोग मुझे भी ना मार दें। तो इतना सब कुछ वहाँ पर पहुँचने के बाद जब उसके पापा को उसने जो घटना बताई, घटना बताने के बाद उसके पापा को उन्होंने सिर्फ ये बताया उसकी पत्नी ने कि मेरे पति को कुछ चोटें वगैरह लग गई, आपके दामाद को चोटें लगी हैं तो बहुत गंभीर स्थिति में है, घर पर चलो। तो उसका जो पिता था, उसका जो ससुर था, वो दबे पाँव वहाँ से जैसा का तैसा सामान छोड़ छाड़ के वहाँ से भाग करके घर पर आता है। जब घर की स्थिति देखता है तो उस स्थिति देख के उसके ससुर के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मैंने कितनी मशक्क़त से अपनी बेटी की शादी की थी, आज मेरा जो दामाद है मेरे घर पर ही इस स्थिति में पड़ा है कि हम लोग कुछ इसके लिए कर भी नहीं सकते हैं। तो कोई वहाँ पर अड़ोस पड़ोस के लोग भी जाग जाते हैं जब यह दृश्य देखते हैं। तो वहाँ पर कोई एम्बुलेंस के लिए फ़ोन लगाता है, जहाँ पर एक शक्ति नगर होता है, वहाँ पर ही एक हॉस्पिटल होती है, वहाँ पर एक जो सरकारी अस्पताल था वहाँ पर लेकर जाते हैं। तो वहाँ पर इतनी व्यवस्थाएं वगैरह नहीं थी, तो उन्होंने जिला अस्पताल हरदा के लिए उनको रेफ़र करने के लिए कहा। तो वहाँ से उन लोगों ने रेफ़र कर दिया और रेफ़र ना करके वो वहाँ से सीधा अपने गांव ले आए, जहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद वहां पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस जब पहुंचती है और वहां पर उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए उसको भेजते हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए जब रिपोर्ट भेजी जाती है तो कहीं ना कहीं जो उसकी सास थी और उसका जो सास का प्रेमी था, इन लोगों के अंदर एक अपने आप से एक डर बन जाता है कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किस तरीके की रिपोर्ट आती है और किस तरीके का उसमें मामला सामने आता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें स्पष्ट रूप से आ जाता है कि इसकी हत्या हुई है, ना कि इसका एक्सीडेंट में किसी सड़क दुर्घटना में यह हादसा हुआ है। जब यह सब रिपोर्ट वगैरह आ जाने के बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है और पुलिस पूरे परिवार को एक मतलब अपनी कस्टडी में ले लेती है, अपने अधिकार में ले लेती है और उसे पूछताछ करने का अपना सिलसिला जारी रखती है। और पुलिस उनसे जब पूछताछ करती है, पुलिस के सामने स्पष्ट रूप से आ ही गया था कि यह रोड हादसा नहीं है, यह हत्या है, किसी ने धारदार हथियार से इसकी हत्या की है। लेकिन जो उसकी सास थी उसने स्पष्ट रूप से पुलिस के सामने यह बयान दिए थे कि रास्ते से आ रहे थे, घर पर मेरी बेटी से मिलने के लिए आ रहे थे, अपने ससुराल आ रहे थे, तो रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो जाता है और यह इस स्थिति में हमारे घर आते हैं और हम इनको यहाँ से हॉस्पिटल के लिए ले गए थे। तो पुलिस कहीं ना कहीं उसकी सास को शक के दायरे में देखने लगते हैं, क्योंकि उसकी सास ही ज़्यादा बोल रही थी उस समय पर, वो ही इस तरीके का बयान दे रही थी और उसकी जो बेटी थी वो इस स्थिति में थी कि कुछ बोलने के लायक भी नहीं थी, क्योंकि उसके खुद के पति का जो हत्या हुई थी उसके पति की आंखों के सामने हुई थी और उसकी खुद की माँ ने और उसकी माँ के प्रेमी ने उसकी हत्या की थी। और इस वजह से उसकी जो स्थिति थी वो एक पागलपन की तरह उसकी स्थिति हो गई थी, ना तो कुछ बोल पा रही थी, पूरी टाइम से रोते ही जा रही थी। और पुलिस ने जब उसकी सास से पूछताछ की, काफ़ी जोर डाला और महिला पुलिस ने उसके साथ हाथापाई की, जब जाके उसने अपना बयान खोला और अपना मुंह खोला कि मेरा और इसका जो उसका प्रेमी था उसके साथ उसका अवैध संबंध चल रहा था, जो कि जिसका नाम था युगल बरेट, जो कि 45 वर्ष का था, सॉरी 45 का नहीं, वो 50 वर्ष का था। और जो यह महिला थी लहराबाई, यह भी बरेट ही थी, इसकी उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष के बीचों बीच थी। इन्होंने अपना बयान जो कबूल किया कि मैंने ही हाँ इसकी हत्या की, अपने दामाद की हत्या की है, क्योंकि इसने हम दोनों को एक आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, इस वजह से मैंने इसकी हत्या की है। तो पूरा सच सामने खुल जाता है, पुलिस के सामने पूरा सच खुल जाता है। और यह सच खुल जाने के बाद पुलिस उनको अपनी हिरासत में ले लेती है और कहीं ना कहीं हिरासत में लेने के बाद जो कुछ भी होता है, हत्या के जो धाराएं वगैरह IPC की धाराएं लगाई जाती हैं वह लगाई जाती हैं। और ख़ुद की ही बेटी का जो सुहाग उजाड़ने में उस दरिंदा महिला ने 1 मिनट के लिए अपने खुद के मज़े के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर के खुद की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने में और नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो पुलिस अपनी कस्टडी में ले जाने के बाद
अदालत में पेश करते हैं, जहाँ पर आईपीसी की धारा, जो हत्या की धाराएं होती हैं, वो लगाई जाती हैं और उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। तो गाइस, यह स्टोरी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को किसी को बदनाम करना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत करना था कि अपने खुद के स्वार्थ के लिए अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, अपने परिवार वालों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि अपना जो परिवार होता है उससे बड़ा कोई स्वार्थ नहीं होता है, ना ही कोई व्यक्ति आपको काम आ सकता है। जो आपका परिवार आपके लिए काम आएगा, आपके रिश्तेदार आपके लिए काम आएंगे। तो यह स्टोरी सुनाने का उद्देश्य मेरे को किसी को बदनाम करना नहीं था और ना ही किसी के साथ खिलवाड़ करना था, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना था। मेरा तो बस आप लोगों को सचेत करना था, जागरूक करना था। अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। और इस तरीके की स्टोरी अगर आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सचेत रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें। बस इस स्टोरी में इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।